सबसे पहले तो आज का ये जो प्रकल्प है अनवीलिंग ऑफ ड्रेनेज मास्टर प्लान ऑफ दिल्ली, इस अवसर पर मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई देता हूं। भाइयों, मेरे लिए दिल्ली कोई नई नहीं है, मेरा बहुत गहरा संबंध दिल्ली से भी है। मैं कई वर्षों तक दिल्ली का निवासी रहा हूं। सबसे पहले तो 1972 से 1980 मैं दिल्ली का निवासी था और दिल्ली के बहुत सारे इलाके उस समय मैंने देखे। रानी बाग, विशाल एन्क्लेव, राजौरी गार्डन, सदर बाजार, नबी करीम, पहाड़गंज, ये सब एरिया से मेरा संबंध रहा। और संयोग से हरियाणा के मुख्यमंत्री रहने के नाते भी, क्योंकि हरियाणा दिल्ली के 3 तरफ से है और लगातार जो आना जाना रहता था, दिल्ली एक प्रकार का मेरा केंद्र ही था, दूसरा केंद्र दिल्ली था। दिल्ली की सब समस्याओं से पूरा परिचय आज से नहीं, बहुत पहले से है। ये अलग बात है कि सरकारों की विचारधारा के हिसाब से राजनीतिक पार्टियों के अलग अलग काम करने से कभी लगता था कि आखिर ये जो सरकारें पहले रही हैं दिल्ली में, उनकी सोच क्या है? सत्ता भोगना यही सोच है? आखिर कब ये देश की और जो सरकारें हैं, देश के जनता की सेवा जो करते हैं, सेवा भावना से करते हैं, कभी यहां संभव हो पाएगा? तो कभी कभी विचार आता था कि जहां कहीं अच्छे लोग हैं, काम करने वाले लोग हैं और सरकारें बनाते हैं, तो जो विपक्ष के लोग हैं जिनको केवल आलोचना करनी है वो आलोचना करते हैं। उनको ये नहीं सूझता था कैसे काम करना होता है, आलोचना के लिए आलोचना करते हैं। लेकिन जहां कहीं विपक्ष में अच्छे लोग रहते हैं तो वो आलोचना की बजाय, आलोचना ठीक है करनी पड़ती है राजनीतिक तौर पर, लेकिन बहुत कुछ सीखने का अवसर मिलता। जो गलत आदमी गलत काम कर रहे हैं, जिनसे काम होता नहीं है, कैसे काम अच्छा किया जाएगा उसमें से भी सीख लेते हैं। उस मामले में दिल्ली के हमारे लोगों ने बहुत कुछ सीखा। आज इसका परिणाम यह है कि सब अच्छे काम पिछले 1 साल भर से, जब से दिल्ली सरकार बनी है तब से हम कर रहे हैं। मित्रों, दिल्ली अपने आप में एक बड़ा शहर है, कंजेस्टेड है। आबादी जैसा बताया 70 लाख से बढ़कर आज 2.5 करोड़ हो गई है। दिल्ली देश का दिल है। दुनिया दिल्ली को देखती है, दिल्ली कैसी होगी। दिल्ली का एक अलग कैरेक्टर भी है, क्योंकि यहां पहले यूटी थी, फिर असेंबली बनी और असेंबली भी आज एक प्रकार से यूटी का ही एक असेंबली है, फुल फ्लेज दिल्ली राज्य नहीं है। इसमें केंद्र सरकार का अपनी भूमिका होती है, योगदान होता है। उसको करने के लिए आज हमारे पास दिल्ली में वो अवसर भी है और दिल्ली की सरकार राज्य की वो भी अपनी है और नीचे जो लोकल बॉडीज हैं उसमें भी हम लोग आपके साथ खड़े हैं। तो ये ट्रिपल इंजन की सरकार आज जो दिल्ली में काम कर रही है, इसका भरपूर लाभ हो भी रहा है, हमने इसका उठाना भी है। कोई भी समस्या को हल करने के लिए हमने क्या करना है, उससे पहले उसकी प्लान बनाई जाती है। उसी प्लान के अंतर्गत पानी की समस्या अपने आप में बहुत बड़ी मूल समस्या रहती है, चाहे वो पीने का पानी हो और चाहे वर्षा के पानी का ड्रेनेज हो और चाहे फिर सीवरेज का सिस्टम हो। इन सब बातों को लेकर के सारी योजना बनाई जाती है। तो आज इस अवसर पर सबसे पहले वर्षा के पानी से निजात कैसे पाई जाए, कैसे दिल्ली को डूबने से बचाया जाए, ये जो ड्रेनेज प्लान बनाया गया है, बहुत इस पर मेहनत लगती है। प्लान में ये छोटे मोटे काम नहीं है, बड़े वर्षों लगते हैं। कई कमेटियां बनाई जाती हैं, कई डाटा इकट्ठा किया जाता है, वर्षों तक उसका अध्ययन किया जाता है, उसके बाद प्लान बनता है। प्लान एक प्रकार से हमारी रूपरेखा बन गई, अब काम करना मुश्किल नहीं रहता, आसान हो जाता है। आसान काम करने के लिए भी आखिर तो मेहनत लगती है, मैन पावर लगेगी, साधन लगेंगे। साधनों की जहां तक बात है, 57,000 करोड़ रुपए का एक बजट बताया गया है। अपेक्षा की गई है कि इसमें भारत सरकार भी अपना हिस्सा दे। कभी भारत सरकार पीछे रहती नहीं है। मैं आपको एक ताजा उदाहरण बताता हूं भी हमारे विभाग के साथ, क्योंकि बहुत सा काम दिल्ली का भी, बाकी चीजों का, शहरों का जुड़ा हुआ है। स्वच्छ भारत मिशन एक बहुत बड़ा मिशन देश भर में 2015 में प्रधानमंत्री जी ने बनाया था, 2014 में
उस स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत बहुत सी योजनाएं देश भर में चलती हैं। हमने केजरीवाल की सरकार को भी पैसा ऑफर किया, उन्होंने योजनाएं सिरे नहीं चढ़ाई और पैसा अनयूज पड़ा रहा, उस पैसे को उन्होंने लिया नहीं। अब आकर के जब से दिल्ली सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनी है, देश भर के अंदर शहरी आबादी कुल 50 करोड़ है। दिल्ली की शहरी आबादी, टोटल दिल्ली शहरी आबादी है, अब तो कोई गांव बचा ही नहीं है, वो 2.5 करोड़ है, 5% आबादी है। हमने अभी स्वच्छता के लिए इस पिछले वर्ष में 1100 करोड़ रुपया सैंक्शन किया, 11,000 करोड़ रुपया। 11,000 करोड़ रुपए में दिल्ली को शेयर दिया है 1100 करोड़ रुपया, 10% दिया, जिसमें 500 करोड़ रुपया हम रिलीज भी कर चुके हैं। और उसमें भी खास करके ये जो बड़े बड़े डंप साइट्स हैं, ढेर लगे हुए पहाड़ों, जिसका जिक्र हमारे ज्ञानेंद्र जी कर रहे थे, बड़े बड़े डंप साइट्स देश भर में 1570 के लगभग हैं, छोटे बड़े सब मिलाकर। दिल्ली में 3 को बड़े साइट्स, छोटे भी हैं कुछ 10-12 और हैं, लेकिन 3 बड़े डंप साइट्स को सिलेक्ट किया गया कि सबसे पहले इनको खत्म करने की योजना बनाओ। उसमें एक गाजीपुर है, एक ओखला है और एक भलसवा है। मैंने आगे बढ़ करके कि 17 तारीख को हमको स्वच्छता अभियान शुरू करना है, रेखा शर्मा जी से मैं बात की इनसे, मैंने कहा भलसवा का जो डंप साइट है ये मैं अपने जिम्मे लेता हूं, इसको 1 साल के अंदर खत्म कराना मेरा काम है। और इस अभियान की शुरुआत करते ही सबसे पहले 17 तारीख को सुबह 9 बजे मैं भलसवा गया। वहां सब जाके देखा, बहुत मेहनत करते हैं वो जो लोग मजदूर हैं, सफाई का काम करने वाले, हमारे ट्रक ड्राइवर हैं, हमारी जो मशीनें चल रही हैं, सामान्य आदमी तो जाके खड़ा भी नहीं हो सकता। बड़ी मेहनत से, हिम्मत से काम कर रहे हैं। जानकारी ली, योजना बनाई कि अगले 2 अक्टूबर से पहले ये भलसवा की साइट बिल्कुल पता नहीं लगना चाहिए कि यहां कोई पहाड़ था, कोई इस प्रकार का बहुत बड़ा, क्योंकि वो आइस और आंखों में चुभता था। जब भी मैं दिल्ली से मानो हरियाणा जाना, उसी रोड से जाते ही थे। मुकरबा चौक पर पहुंचते ही राइट देखते हैं तो बड़ा पहाड़ लगा हुआ। ठीक है, काम हो रहा है, लेकिन फिर भी वो दिखता नहीं है कि नीचे घट भी रहा है कि नहीं रहा है। अब मैं देखा है कि बहुत कुछ काम हो रहा है, घटा है। 75 लाख टन मीट्रिक टन में से अभी इस समय 45 लाख मीट्रिक टन कूड़ा आज बाकी है, 30 लाख मीट्रिक टन कम हुआ है। लेकिन ये 45 लाख वो कम हुआ कई सालों में, लेकिन ये 45 लाख मीट्रिक टन अगले 1 साल के अंदर कम करने का संकल्प हमने लिया। कितनी मशीनरी लगानी पड़ेगी, कितना ही साधन लगाना पड़ेगा, उसमें भी मुख्य रूप से काम तो ये एमसीडी का है, लेकिन दिल्ली सरकार भी पैसा उसमें लगाती है, भारत सरकार भी देती है। और उसके अंदर इस बार ये भी किया है कि एक कोई बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, उसको पार्टनर ऑर्गेनाइजेशन उसमें काम कराएंगे। तो मैंने उसमें घोषणा की है कि उस यानी डंप साइट को हटाने के लिए डीडीए जो है उसमें पार्टनर स्टेट रहेगी, उसमें डीडीए के द्वारा भी पैसा लगवाएंगे। डीडीए के बारे में 100 धारणाएं होंगी, कैसा संगठन है कैसा नहीं है, लेकिन कम से कम इसमें मैं पैसा उनका भी लगवा दूंगा ताकि वो डंप साइट वहां से खत्म की जाए। तो इस प्रकार मित्रों, ये जो पानी का विषय है, इस पानी के विषय में बहुत योजनाएं बनाई गई हैं, आपके सामने प्रेजेंटेशन भी दिखाई गई है। इस प्रेजेंटेशन के अंदर एक चीज हो सकता है, क्योंकि उसको पढ़ने के बाद पता लगेगा, हमने कुछ स्टडी करके उसमें लिखी होगी, उस अनुसार हम काम भी करेंगे। इसमें हम नालों की तरफ, ड्रेन, छोटी ड्रेन की तरफ ध्यान देते हैं। 2 बड़ी बड़ी ड्रेन जो जमुना में आके गिरती हैं, जिसमें एक तो शादरा ड्रेन है, एक नजफगढ़ ड्रेन है, और भी छोटी मोटी ड्रेन बहुत हैं। इसमें गाद बहुत भरी रहती है, और उस ड्रेन को जब तक हम उसकी कैपेसिटी नहीं बढ़ाएंगे तब तक पानी निकलने का सिस्टम नहीं बनेगा। क्योंकि अब ये गुरुग्राम के साथ जुड़ी हुई है। नजफगढ़ ड्रेन जो है, नजफगढ़ से पीछे से आती है, झज्जर से होता हुआ, और जो पानी है गुरुग्राम के बाद ये नजफगढ़ ड्रेन बनती है, ककरोला से आगे ये नजफगढ़ ड्रेन कहलाती है। तो उसका गाद इतनी भरती है। मैं जब मुख्यमंत्री था उस समय यहाँ के एलजी साहब को कह करके दिल्ली के जो हमारे जल शक्ति मंत्रालय का, उनके नेतृत्व में कमेटी बनाई, 20 लाख मीट्रिक टन उसमें से और गाद निकाली थी 1 साल के अंदर, फिर भरती है। ऐसे ही शादरा ड्रेन की भी यही स्थिति है। और केवल इतना ही नहीं, हमको वैसे तो अभी इस कार्यक्रम के बाद तुरंत होम मिनिस्टर साहब ने, जैसा
बहन रेखा गुप्ता जी ने बताया कि हर महीने हम बैठते मीटिंग करते हैं। यमुना को लेकर के अभी 4 बजे हमारी मीटिंग है कि यमुना को कैसे उसे पानी के बहाव को ठीक किया जाए, कैसे उसको स्वच्छ पानी के रूप में बदला जाए, कैसे उसका एक उपयोगिता बढ़ाई जाए दिल्ली की जनता के लिए। लगातार बैठ रहे हैं। तो मैं वहां भी सुझाव देता हूं और आपके सामने बता रहा हूं कि जब तक हम दिल्ली के पानी को, उसके फ्लो को ठीक नहीं करेंगे, अभी हम क्या करते हैं कि एनक्रोचमेंट यानी पानी ऊपर से बह ना जाए, लेकिन एक उसका बड़ा काम है दिल्ली की यमुना का, उसकी ड्रेजिंग, उसकी डीसिल्टिंग करना, जिसको सामान्य भाषा में माइनिंग कहते हैं। माइनिंग नहीं होती है, माइनिंग तो उसके नीचे जाके गहराई में होती है। लेकिन आज कुछ जगह पर उसकी रुकावटें ऐसी ध्यान में आती हैं। मैं कल ही एक पेपर स्टडी कर रहा था तो उसके अंदर मुझे ध्यान में आया कि सबसे ज्यादा अवरोध इसमें आईटीओ बैराज और ओखला बैराज के बीच में लगते हैं। स्टडी ये बता रही है, क्योंकि ओखला बैराज से और आईटीओ बैराज से ओखला बैराज ये 14 किलोमीटर है और 14 किलोमीटर में पानी का लेवल 7 मीटर ऊपर नीचे हो जाता है। आईटीओ में अगर 207 मीटर है तो ओखला में वो 200 मीटर रह जाता है। तो 7 मीटर का इसका मतलब कहीं ना कहीं ऊपर है, तो बीच में कहीं उसका अवरोध है। इस अवरोध को हमको निकालना पड़ेगा, साफ करना पड़ेगा। एक उसके अंदर जो बड़ा कारण है वो है आईटीओ बैराज। आईटीओ बैराज की पहले स्थिति क्या थी क्या नहीं थी उस पर टिप्पणी नहीं करूंगा, कभी इन्होंने साफ किया नहीं पिछली सरकारों ने। लेकिन इस बार उसमें से ये बताया गया कि दिल्ली सरकार को उसका जो मैनेजमेंट है अगर वो मिल जाए तो हम उसको साफ कर देंगे। अभी तक मैनेजमेंट भी हरियाणा के जिम्मे था, हरियाणा का ध्यान पता नहीं जाता था कि नहीं जाता था। जब मुझे पता लगा तो मैंने उसी समय कहा कि ठीक है, हरियाणा के बजाय ये मैनेजमेंट दिल्ली सरकार को दिया जाएगा ताकि अपने आप उसको देखभाल करें। अब दिल्ली के अंदर आईटीओ बैराज हरियाणा के पास क्यों रहेगा? हरियाणा को चिंता क्यों होगी? ठीक है, हरियाणा अपनी सरकार है, लेकिन अधिकारी भी बताते नहीं है। हमें भी पिछले जब बाढ़ आई पिछले बार तभी ध्यान में आया कि हाँ आईटीओ बैराज के 4 गेट खुले नहीं, जानकारी नहीं मिलती है। तो इस बार उसकी व्यवस्था हमने कर दी है और तभी उसमें से पानी की स्मूथनेस बनेगी और ज्यादा बनेगी। पानी निकासी एक विषय है, यमुना के पानी का शोधन करके और उसमें उसकी प्रोसेसिंग और उसके साफ पानी कैसे हम 10 बीओडी से नीचे पानी उसमें ला सकें ताकि पानी की जो गतिविधियां हैं उसको हम ठीक कर सकें। उसके बाद उसकी जो एनक्रोचमेंट है उसको भी समाप्त करना। एक विषय जो बड़ा मुझे ध्यान में आया है कि दिल्ली के जो एम्बैंकमेंट है यमुना की, उसको हमने थोड़ा सा ग्रीनरी की, अच्छा किया, उसको सुंदर बनाने का प्रयत्न किया, लोग आए घूमे फिरे, लेकिन उसके लेवल का ध्यान नहीं किया कि पानी जो है अब बाढ़ में किस लेवल तक आ सकता है। वो लोहे के पुल के ऊपर 208 पॉइंट समथिंग ऐसा इस बार पानी आ गया था मीटर। अब 208 मीटर आने के बाद जो वो हमने पार्क बनाए, सजाए, ग्रीनरी लगाई, ध्यान ही नहीं रखा कि वो 205 पर है, 206 पर है, 2 मीटर पानी उस पर चढ़ गया। बचेगा कैसे? तो ये बड़ी समस्या, इसको भी हल करना है और हल करने के लिए एक समस्या का हल होगा, दूसरे का समाधान होगा। हमें भलसवा में जो ध्यान में आया कि वहां पर प्रोसेसिंग हो रही है, कूड़े का रेमिडिएशन कर रहे हैं, लेकिन उसमें बचने वाली सॉइल है उसको डालने के लिए जगह नहीं है उनके पास। मैंने कहा ठीक है, 2 जगह आपको और जल्दी दिलाएंगे ताकि आप मशीनरी और बढ़ाओ, इसको स्पीड करो। उसी में से कम जिस लेवल को हमने ऊंचा करना है, 2 मीटर ऊंचा करना है, उस मिट्टी को वहां डालेंगे, वहां की भी समस्या हल होगी, यहां की भी होगी। बहुत से लेवल दिल्ली में आज 208 मीटर से नीचे हैं। अगर 208 मीटर वहां नहीं लाएंगे तो ये बैकफ्लो मार करके पानी ड्रेनेज से फिर पीछे जाएगा। तो बैकफ्लो भी ना हो, उसका लेवल सारे का दिल्ली का हमको देख के टच करना पड़ेगा। टेक्निकल चीजें अपने आप करेंगे। अभी पिछले दिनों में लोधी कॉलोनी, मेरा आवास जो पहला आवास वहां लोधी कॉलोनी में मुझे मिला, मैं सुबह सुबह उठा तो पीएमओ से, रात वर्षा हुई खूब, 6 बजे फोन आया पीएमओ से कि उस आपके पास ही इलाका है लोधी कॉलोनी का, 2 फुट पानी चढ़ गया उसके ऊपर। हमने तुरंत इंजीनियर को बुलाया, बात की, सारा कुछ किया। उनका बारामूला पुल से बैकफ्लो मार के पानी आ रहा है। प्रवेश जी से बुलाया, इनमें आ गए। तुरंत आने के बाद हमने जाकर देखा तो पानी का जो ड्रेनेज का लेवल है, यमुना का पानी का लेवल ऊंचा हो रहा है, इधर पानी वापस बैकफ्लो मारता है। क्या करेंगे? तो इन सब समस्याओं का मुझे लगता है इस मास्टर प्लान में जरूर विचार किया गया होगा। तो मास्टर प्लान के आधार के ऊपर पूरे दिल्ली का एक सिस्टमेटिक ढंग से उसका ड्रेन आउट करना, और न केवल दिल्ली का, अगर किया हो तो ठीक है, नहीं तो जो भी एक मास्टर प्लान को तैयार करने वाले लोग हैं, इसमें जो पानी हमारे दिल्ली में बाहर से आता है,
चाहे वो बहादुरगढ़ से आता है, चाहे वो गुरुग्राम से आता है, उनके लेवल को भी चेक करना चाहिए, ताकि उसके पानी तो पानी है, इसका जो फ्लो है ये किसी के कंट्रोल में नहीं है। हम अगर इसको चैनलाइज करेंगे तो ठीक है, नहीं इसको करेंगे और कहीं अवरुद्ध हो जाएगा तो पानी अपना रास्ता अपने आप बनाएगा, फिर उसमें किसी का नुकसान हो, बाढ़ हो, कुछ हो, पानी लिहाज नहीं करता है। तो इसलिए हमें ही अपने सब सिस्टम में जो हमारे आसपास के रीजन का जो हमारा कैचमेंट एरिया है पानी का, उसको सबको देख करके सारी योजनाएं बनानी पड़ेंगी। कभी कभी विषय आता है कि पानी हथनीकुंड बैराज ने छोड़ दिया। अब हथनीकुंड बैराज एक बैराज है, डैम नहीं है। अगर उसके लेवल को टच कर गया पानी तो छोड़ना ही पड़ता है, अगर नहीं छोड़ेंगे तो बैराज टूट जाएगा। टूटेगा तो दिल्ली आज थोड़ा बहुत उस बैराज के कारण से पानी को रोका जाता है वो भी खत्म हो गया तो और यह स्थितियां खराब होती। तो उसके बाद एक लेवल के बाद वहां भी डेंजर जो बनता है तो उसमें पानी छोड़ा जाता है, फिर उसको कुछ हरियाणा के खेतों में फैलता है और धीरे धीरे पानी का पैसेज बाहर होता निकलता है। हाँ, पानी की समस्या दूसरी भी एक है, वो पीने के पानी की। दिल्ली और हरियाणा का हमेशा ये छोटा मोटा विषय बना रहता है कि दिल्ली आबादी बढ़ रही है, पानी की जरूरत है, पीने के लिए पानी चाहिए। अच्छी बात है, पानी तो आबादी बढ़ी तो पानी तो मिलना ही चाहिए, पूरा होगा ही। तो कभी भी पीने के पानी की कमी हरियाणा ने आने नहीं दी, लेकिन हरियाणा की भी अपनी आवश्यकताएं हैं। पीछे से पानी कम आता है, पंजाब के लोग अपना, जैसा आपको पता ही है सारा विषय, वो कहते हैं हम तो पानी एक बूंद छोड़ेंगे नहीं। अब पानी तो या तो पंजाब में बह के आता है या फिर उत्तर प्रदेश में आता है। हरियाणा की तो अपनी नदी है ही कोई नहीं, एक सांझी नदी यमुना नदी है, इसमें जितना आएगा उसी से बांटेंगे। उसके बांटने में जितना जितना दिल्ली और हरियाणा यूज करता है बांट लेता है, उस समय खास करके गर्मियों के दिनों में। अब उसके अंदर जब पिछले 10 साल से हम काम कर रहे हैं तो हमने नई योजनाएं बनाई है, वो जरूर आपसे साझा करना चाहूंगा मैं। 3 ऐसे बड़े डैम, एक हिमाचल में है और 2 हिमाचल उत्तराखंड के मिलाकर के हैं। उसमें पानी का शेयर दिल्ली का भी है, हरियाणा का भी है, राजस्थान का भी है और उनकी जरूरत जो उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश उनका भी है। रेणुका डैम बनना चालू हो गया है, लखवार डैम बनना चालू हो गया है। किसाऊ डैम का एमओयू किसी एक छोटी सी बात के कारण से वो अभी अड़ा हुआ है और मुझे लगता है अगले 2-3 महीने में उसको भी हम सॉल्व कर लेंगे। अगर ये तीनों डैम बनते हैं तो निश्चित रूप से पानी की जो भी कमी दिल्ली की है उसको पूरा होने के लिए कोई रोकेगा नहीं, बल्कि और जो जरूरतें वो भी पूरी होंगी। वो राजस्थान की भी पूरी होगी, वो हरियाणा की भी पूरी होगी। तो उनका जो पानी है इन्हीं प्रदेशों के लिए वो आता है। एक नई योजना भी मैं जब मुख्यमंत्री था तो एक सुझाव दिया था, उस पर काम शुरू हो गया है। हथनीकुंड बैराज, यहां पानी केवल बैराज में रोकते हैं, डैम नहीं है। एक साइट की पहचान की गई है कि ये भी हिमाचल और हरियाणा जहां जुड़ता है वहां पोटा साहब के नजदीक एक वहां डैम बनाया जाए, ताकि कुछ बिजली भी बनेगी और कम से कम 2-3 महीने के लिए पानी की आवश्यकता और पूर्ति हो जाएगी। तो एक नया डैम बनाने का भी CWC के अंदर एक उसका प्लानिंग हमने बना के दिया है, ये भी इस पर काम चल रहा है। मित्रों, ये एक ऐसी चीज है जो पूरे रीजन के नाते हमको सोचनी होती है। किसी एक प्रदेश की समस्या पानी के पीने की या पानी के सप्लाई की अकेले में नहीं हो सकती है। और इसमें एक बड़ा विषय बता करके मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। अभी जैसे कहते हैं ना, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, कभी कभी आपत्ति में भी अवसर आ जाता है। ये जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ, पहलगाम की घटना हुई, प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की कि हम इंडस वाटर ट्रीटी को स्थगित करते हैं, एबेंस में रखते हैं। इंडस वाटर ट्रीटी के एबेंस में रखने के बाद बहुत पानी जो पाकिस्तान को बह जाता है, उस पानी का उपयोग भी अब आने वाले 1 साल 1.5 साल के अंदर हम अपने तरफ लाएंगे और उसमें भी दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, इनको सबको पानी मिलेगा। और संयोग से आज 4 बजे तो यमुना की मीटिंग है, 5:30 बजे इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर भी मीटिंग है। तो पानी के बारे में भारत सरकार चिंतित है। हम अपने विभाग की ओर से भी, चाहे पानी हो, चाहे स्वच्छता हो, चाहे पानी की STPs हो, CTPs हो, बड़ी समस्याएं हैं, बड़े साधन लगेंगे, बड़ी योजनाएं बनेंगी, इनको सबको हम कर रहे हैं। आज तो इस अवसर पर जो एक इनिशिएटिव हमारे प्रवेश वर्मा जी, हमारी मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी, दिल्ली सरकार ने जो लिया,
और ये बड़ी मेहनत के साथ जो ड्रेनेज मास्टर प्लान बनाई है, इसके आधार पर जल्दी से काम शुरू करें। भारत सरकार की ओर से आश्वासन दिलाता हूं कि जितना भी इसमें सहयोग अपेक्षित होगा, निश्चित रूप से पूरा किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।